नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर यूएस फेड की 25 बेसिस पॉइंट की रेट कटौती के बाद कुछ फायदा हमने यहां पर प्राइसेस में आता हुआ देखा। इन एनी केस डॉलर इंडेक्स जहां पर 4 महीने के हाईज पर प्राइसेस चले गए थे, वो वहां से कुछ हल्का हुआ और उसका भी फायदा सोने चांदी में आया। लेकिन यहां से क्या सेंस है, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे पाम तेल की, जहां पर लगातार तेजी के बाद हमने यहां पर प्राइसेस अब मल्टी ईयर हाइज पर जाते हुए देखे हैं। 2.5 साल के हाइज पर पाम तेल के करंट प्राइसेस। ये तीसरा ऐसा हफ्ता है जहां पर पाम तेल में लगातार भावों में बढ़त देखने को मिली है। अब यहां से क्या सेंस रह सकती है, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहां पर दालों की, क्योंकि मिनिस्ट्री से कल यहां पर काफी सारी स्टेटमेंट्स आई हैं इंपोर्ट्स को लेकर, तो यहां पर उसकी क्या इंपैक्ट पड़ सकती है, इस पर भी करेंगे चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं रोकरे ज्वेलर्स के एमडी राजेश रोकरे, एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया और मैकडोनल्ड फेल्स ग्लोबल कमोडिटीज के सीईओ एशिया बिजनेस सुमित गुप्ता। साथ ही पाम तेल पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया। लेकिन शुरुआत हम यहां पर सोने के साथ करेंगे, क्योंकि पिछले 2 दिनों में सोने की पर डे वॉलेटिलिटी 50 से $70 प्रति आउंस तक देखने को मिली है। राजेश जी, इतने ज्यादा वॉलेटाइल मूव्स में किस तरह से काम हो रहा है, यहां से अब प्राइसेस की क्या सेंस है और क्या शादियों से पहले सोने के भावों की गिरावट का फायदा कंज्यूमर्स ने उठाया? बिल्कुल, ये जैसे यूएस इलेक्शन के रिजल्ट आने शुरू हुए, उसमें से एकदम से मार्केट ने थोड़ा सा एकदम डीप लिया और मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग, लोगों को अनसर्टेनिटी लग रही थी काफी, और इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग हुई और इस वजह से करीब $100 के आसपास का नीचे आना, ये थोड़ा सा हुआ है। और इस वजह से अभी बाद में जैसे फेड के 0.25 के रेट कट जो कि एक्सपेक्टेड थे ही, और वो होने के कारण फिर से मार्केट संभला है और ऊपर धीरे धीरे ऊपर चल रहा है। और जैसे कि आपने कहा कि शादी की खरीदारी, देखिए गोल्ड का एक जो टोटल चाल होती है वो ऑलवेज एक कदम पीछे 2 कदम आगे, इस तरह की ही होती है। लोगों को पता है कि ये जो भाव नीचे आए हैं, अगर 50 से $100 के बीच में अगर नीचे आए हैं, तो ये केवल और केवल एक करेक्शन है और ये सही मौका है कि इस समय में बाइंग करना चाहिए करके। और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी यही राय दी थी और मुझे लगता है कि काफी लोगों ने इसका फायदा भी उठाया। रिटेल में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी जब आती है रेट्स में, तो उस समय में थोड़ी अनसर्टेनिटी के कारण लोग थोड़ा सा रुक जाते हैं, संभलते हैं कि अभी और कितना नीचे आएगा। बट डीपली ज्यादा रेट नीचे आने की संभावना न होने के कारण फिर से मार्केट में जैसी तेजी शुरू हुई, तो ग्राहक की फिर से बाहर निकल आई है और अभी वो भी सोच रहे हैं कि नहीं, दिस इज अ गुड रेट। और जिस तरीके से यूएस में अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प आए हैं और सभी को पता है कि ट्रम्प थोड़े से एग्रेसिव नेता है, तो अभी तक के बाइडेन और ट्रम्प के बीच में अगर हम लोग देखते हैं, तो जो एग्रेसिवनेस काम आएगा, तो उनको लगता है कि ओवरऑल गोल्ड ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ऑल ओवर ग्लोबली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहते हैं और यूएस उसमें एक बड़ा बात रखता है कभी भी, तो ये इम्पैक्ट करता है। रशिया के साथ भी आप देखिए, यूएस के उतने अच्छे संबंध नहीं है, चाइना के साथ भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से यूएस के इस तरीके के जो आने वाले दिनों में कैसे उनके कदम आएंगे सामने, उसके ऊपर काफी डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है गोल्ड अभी भी काफी ऊंचाइयों पे जाने की संभावना दिखती है। जी हाँ, एब्सोल्युटली। और जैसे हम बात करते भी रहे हैं कि सोना वॉलेटाइल रहेगा, सोने में करेक्शंस आएंगे, लेकिन ऐसे करेक्शंस आएंगे कि सोने को इमीडिएटली पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। एग्जैक्टली वही चीज हमने यहाँ पर होते हुए देखी भी, कि करीबन $70-80 की गिरावट एक दिन देखने को मिली और दूसरे दिन $50 की तेजी यहाँ पर आई। तो क्लियरली बहुत वॉलेटाइल है। राजेश जी, जैसे आपने कहा कि खरीदारी बढ़ी है यहाँ पर, जैसे जैसे प्राइस में डिक्लाइन देखने को मिला है, इस बाइंग को आप पिछले साल के इसी क्वार्टर के साथ कैसे कंपेयर करेंगे? और आने वाली, क्योंकि शादियों का मौसम काफ़ी स्ट्रांग है, 48 लाख शादियों की बात की जा रही है इस शादियों के सीजन में, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या इनिशियल फीडबैक है? देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति में शादियों में ज्वेलरी खरीदना और शादियों की ज्वेलरी एक तो चलन जो है वो काफी सालों से है, और उसका बहुत ज्यादा रेट का इम्पैक्ट बहुत कुछ आता नहीं है। उसके पीछे लोगों ने थोड़ा सा अपने आप में चेंज लाया है। जो शादियों में बहुत सारे खर्चे होते हैं, उस वो खर्चों में कटौती करके उन्होंने ज्वेलरी में डालना शुरू कर दिया है। इस वजह से आपने देखा होगा, टनेज वाइज जो जितना भी इंपोर्ट गोल्ड होता है, उसमें कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है। जितना है उससे ऊपर ही हुआ है, कम नहीं हुआ है। तो ओवरऑल मांग पूरे भारत में अच्छी खासी है। और देखिए, पूरे वर्ल्ड में अगर देखते हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा मैटर रखता है। आज 142 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या
और हर जगह कहीं न कहीं शादियाँ, जैसे कि अभी आपने कोट किया कि 48 लाख शादियाँ हैं, तो 100% 48 लाख अगर शादियाँ है, तो वो कहीं न कहीं ज्वेलरी तो खरीदने ही वाले हैं। मैंने जैसे कि कहा है कि वो दूसरे बजट को कम करते हैं, लेकिन ज्वेलरी में उस बजट को ऐड करते हैं, जिससे कि उन्हें ये लगता है कि यही हमारा एक सेफ इन्वेस्टमेंट भी है और उसके साथ ही इसका यूज़ भी है। तो उज्ज्वल भविष्य के लिए ज्वेलरी में काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदा दिख रहा है। जी, एक फाइनल सवाल राजेश जी, तो जिस तरह से प्राइस राइज है, लेकिन जैसे आपने कहा टनेजेस में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन अगर पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो आपको लगता है समान ही रहेगा, थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल सकती है? क्या कैलकुलेशंस हैं? देखिए, मुझे तो बढ़त ही दिख रही है पिछले साल के मुकाबले। वैसे भी जो लास्ट ईयर 794 टन के आसपास का इंपोर्ट हुआ था गोल्ड पूरे साल में, तो इस जी। बार भी वैसे भी 700 के आसपास वैसे ही पहुंच चुका है और अभी भी काफी दिन बचे हैं। तो मुझे लगता है इस बार शायद ज्यादा इंपोर्ट होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और जब से ड्यूटी कम हुई है, तो जितना भी गोल्ड इंडिया में आ रहा है वो लीगलाइज चैनल से ही आ रहा है और इस वजह से गवर्नमेंट को भी काफी इसका फायदा मिलने वाला है। जो भी जो ड्यूटीज और टैक्सेस है उसके माध्यम से गवर्नमेंट को भी फायदा है। तो जो कुछ है एक लीजिमेंट तरीके से जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बेहतर एक अच्छा माहौल भी बन गया है और मुझे लगता है कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। पॉइंट टेकन। राजेश जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो काफ़ी पॉजिटिव क्यूज एज ऑफ नाउ भारतीय मार्केट से वहां पर आते हुए। प्राइसेस में गिरावट है, शादियों के सीजन से पहले अच्छी खासी खरीदारी भी है। और जी हाँ, जैसे राजेश जी कह रहे थे, 700 टन सोना इस साल में अब तक इंपोर्ट हो चुका है, जो पिछले साल के ऑलमोस्ट मुकाबले है। और बाकी बचे हुए 2 महीने में जिस तरह के इंपोर्ट्स की एक्सपेक्टेशन है, माना जा रहा है कि हम पिछले साल के नंबर तक तो यहाँ पर डेफिनेटली पहुंच जाएंगे, इवन एज सोने के प्राइसेस ऑल टाइम हाइज पर हैं। धर्मेश, आप कैसे देखते हैं करंट प्राइसेस ट्रेडर के लिहाज से और एक इन्वेस्टर के लिहाज से? दोनों ही तरीके से आप क्या एडवाइस करेंगे गोल्ड में? देखिए, गोल्ड की चमक तो मुझे लगता है कि फिर से जारी रह सकती है। 2 कारण हैं। सबसे मेजर कारण रहेगा कि इंटरेस्ट रेट की जो कट है। अगर इंटरेस्ट रेट कटता रहेगा तो डेफिनिटली यहाँ पे जो बॉन्ड यील्ड है वो अगर मार्केट में नीचे आएगा तो कहीं न कहीं इसे एक सेफ हेवन बाइंग की तरफ से आप एज्यूम करिए कि गोल्ड में निवेश होगा। नो डाउट कंपैरेटिवली जो लास्ट ईयर की जो तेज़ी 20-22% की थी, मैं एंटीसिपेट नहीं करता कि ये जारी रहेगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से मार्केट एटलीस्ट 5 से 10% जहाँ मार्केट स्लो एंड स्टेडीली बढ़ सकता है। प्लस मुझे लगता है कि रुपया यहाँ से काफी वीक होगा। जो एंटिसिपेशन है अराउंड 86-87 के स्तर आपको नेक्स्ट क्वार्टर तक देखने मिल सकते हैं। तो इस कारणवश एमसीएक्स में यहाँ पे काफी सपोर्टिव रहेगा और प्राइस आप देखिए डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ना ही है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट 2000 रुपए की तेजी यहाँ पे आपको छोटी अवधि में देखने मिल सकती है। नेक्स्ट दिवाली तक मेरी जो संभावना है वो 80,000 के स्तर है आपको देखने मिल सकते हैं। तो अराउंड 2900 से लेके $3000 के लेवल्स आपको अंतरराष्ट्रीय मार्केट में आ सकते हैं। तो बाइंग की सलाह रहेगी। प्लस जब स्टिमुलस पैकेज आएगा तो कहीं न कहीं इंडस्ट्रियल डिमांड और जो एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल पैसा जब होता आता है मार्केट में, तो कहीं न कहीं ये गोल्ड में भी निवेश हो सकता है। तो ये ऑन एन एवरेज काफी बुलिश सिनेरियो रहेगा मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए भी। ऑलराइट। धर्मेश, काफी हद तक मैंने आपकी बात सुननी वहां से बंद कर दी कि रुपया 86-87 तक जा सकता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फॉल है। ऑफ कोर्स एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स के लिहाज से तो उनको देखना ही होगा, और हमारे जैसे लोग जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जहां पर हमें डॉलर खरीदना पड़ता है, तो एक बहुत बड़ा डेंट इन दैट उसके हिसाब से भी है। आप मेटल्स को कैसे देखते हैं यहाँ से आता हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी हमने बहुत वॉलेटाइल मूव्स पिछले 2 दिन में आते हुए देखे हैं। करंट लेवल्स पे क्या बाइंग रिकमेंडेशंस हैं, स्पेशली क्योंकि आज चाइना का स्टिमुलस अनाउंसमेंट आ सकता है? देखिए मैं तो बेट करूंगा कॉपर की तरफ। डॉक्टर कॉपर वन ऑफ द बेस्ट कमोडिटी है एज ऑफ नाउ। प्लस स्टिमुलस पैकेज में अगर आप देखिए तो कॉपर में लास्ट क्वार्टर अगर आप एक 6 महीने की अगर इसकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी देखें तो ये 900 से 800 के दायरे में ट्रेड हो रहा है। नो डाउट डोमेस्टिक मार्केट में ये कंटिन्यूसली यही रेंज में है, पर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ स्पेशली ऑन द कॉमेक्स साइड ये 470-480 तक के डॉलर्स के लेवल दिखा सकता है। तो स्टिमुलस पैकेज के कारण ये लेवल्स काफी अच्छे लेवल है, यहाँ पे डेफिनेट निवेश करना चाहिए। दिसंबर थोड़ा सुस्त रहेगा बट नेक्स्ट क्वार्टर फिर से यहाँ से तेजी आने की संभावना है। तो बाय की सलाह रहेगी मेरी और प्राइस एंटीसिपेट करिए कि फिर से ये 880 टू 900 के लेवल्स आपको फिर से दिखा सकता है। बिकॉज़ रुपी भी वीक होगा तो उस कारणवश डबल इम्पैक्ट होगा इसमें। एंड फाइनली एक सवाल यहाँ पर कच्चे तेल पे, जहाँ पर हमने प्राइसेस गिरते हुए देखे हैं। ऑफकोर्स एक रेंज में अटक रहा है, लेकिन जिस तरह की सिटी की रिपोर्ट है, बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है कि अगले साल भाव गिर सकते हैं यहाँ पर कच्चे तेल के। सिटी ने तो यहाँ पर $60 का एवरेज बनते हुए देखा है। आप एक नियर टर्म और एक लॉन्गर टर्म सन्स कैसे देख रहे हैं? देखिए कच्चे तेल में मैं थोड़ा विपरीत हूँ, मुझे काफी बुलिशनेस लग रहा है। 2 है जुगलबंदी, ओपेक नॉन ओपेक की जुगलबंदी चल रही है। ओपेक ट्राई करेगा प्राइस बढ़ने की, प्रोडक्शन कट करने की, और नॉन ओपेक ट्राई करेगा प्रोडक्शन बढ़ाने की। रिजल्ट आ चुका है, अनसर्टेनिटी खत्म हो चुकी है, वॉर के सिनेरियोज नहीं है, प्राइस ऑलरेडी फ्लैट जोन पे ट्रेड हो रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में देखें तो 70 से $72 की रेंज है, और अगर ब्रेंट की बात करें तो 75 से $77 का लेवल है। मार्केट इसी दायरे में ट्रेड हो रहा है। ठंडी का माहौल है, 15 दिन और बचे हैं, फिर मार्केट सुस्त हो जाएगा। बट अगर आप देखें तो बाकी के सारे महीने कॉन्टेंगो में चल रहे हैं। इसका मतलब है कि बुलिशनेस जारी है। तो मैं बाइंग की सलाह दूंगा, प्लस रुपया वीक होगा तो डोमेस्टिक मार्केट में यहाँ से एक अपर हैंड मिल सकता है। छोटी अवधि के लिए 6200 से लेके 6300 के स्तर के लिए मैं रेकमेंड करूंगा जैन और फेब कॉन्ट्रैक्ट आप निवेश करके चल सकते हैं। अगर आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट में WTI 75 टू $77 की रिकमेंडेशन रहेगी। स्टिमुलस पैकेज में भी यहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है कच्चे तेल को। ऑलराइट, तो कच्चे तेल में कुछ सपोर्ट नियर टर्म में तो एटलीस्ट डेफिनेटली यहाँ पर आता हुआ नजर आया है, और ओवरनाइट हमने यहाँ पर गेन्स भी बनते हुए देखे हैं। बहुत शुक्रिया धर्मेश हमारे लिए समय निकालने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर चर्चा भी करने के लिए। एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे पाम तेल की, और साथ ही साथ दालों को लेकर अब मिनिस्ट्री की क्या राय है उस पर भी करेंगे चर्चा। की करेंगे जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्राइसेस 2.5 साल के हाईस पर हैं। 5,000 रिंगिट के ऊपर प्राइसेस निकल गए हैं। भारत में इसका असर बताने के लिए हमारे साथ सनवेन ग्रुप के CEO संदीप बजोरिया हैं। संदीप जी, तीसरा हफ्ता और लगातार तेजी यहां पर पाम में। इंडोनेशिया लगातार यहां पर 2025 में B40 कह रहा है, 2028 में B50 कह रहा है। कैसे देखते हैं आप इस एडिबल ऑयल को एज अ फ्यूल, एंड ओवरऑल इम्पैक्ट अब क्या रह सकता है? मनीषा जी, आप बहुत सही कह रहे हैं। ये साल बड़ा डिफरेंट ईयर है, और ये साल में हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में सब जगह प्राइसेस ऊपर जा रही है। पहले तो हमें सन ऑयल का क्रॉप कम हुआ वर्ल्ड में, जो हॉट एंड ड्राई स्पेल से रशिया यूक्रेन में 5-6 मिलियन टन का वर्ल्ड में सन सीड का क्रॉप कम हुआ। उसको लेके करीबन आप समझ के चलिए 20 से 25 लाख टन सन ऑयल प्रोडक्शन कम यह साल हो रहा है। बाद में हमने देखा कि इंडोनेशिया में भी प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है। जो हर साल 2-3 मिलियन बढ़ता था, उसकी जगह पे इंडोनेशिया का प्रोडक्शन स्टेटिक हो गया, थोड़ा कम हो गया। और मलेशिया में तो स्टेबल प्रोडक्शन है, वो तो बढ़ता ही नहीं है ज्यादा। तो ये सबको लेके और फूड की यूजेस जो है वो वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है, फ्यूल की यूजेस बढ़ती जा रही है, और प्रोडक्शन बढ़ने की जगह पे कम हुआ, तो इसलिए बड़ा टाइट ईयर चल रहा है। सोयाबीन में भी हम देख रहे हैं कि बायोफ्यूल में कंजम्पशन ब्राजील, अर्जेंटीना और अमेरिका में बहुत हो रहा है। और सोयाबीन के दाम इतने कम होने से, DDGS की कंपटीशन होने से, सोया का क्रशिंग भी बहुत ज्यादा फुल स्पीड पे नहीं हो पा रहा है। इस सब कारणों को लेके कीमतें एकदम नए दौर में आ गई है। जो कीमतें हमारी 900 से $1,000 में हुआ करती थी 3-4 महीने पहले, वो अभी हम देख रहे हैं $1,250 से $1,300 के बीच में आ गई है। आज हमारी जैसे क्रूड पाम ऑयल की कीमत $1,275 नवंबर शिपमेंट, सनफ्लावर की कीमत $1,290 है नवंबर दिसंबर, और सोयाबीन की कीमत $1,250 है नवंबर शिपमेंट की। तो ये सब माहौल ऐसा बन चुका है, तो हमें इसके साथ रहना पड़ेगा। हमें इंडिया में अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश वापस पूरे जोर से करनी पड़ेगी, बिकॉज जितना कंजम्पशन इंडिया में है और हमें जितना तेल चाहिए, 160-65 लाख टन का इंपोर्ट हमें चाहिए, हमारा प्रोडक्शन 100 लाख टन ही है, टोटल कंजम्पशन 265 लाख टन का है। तो हमें हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है, बिकॉज वर्ल्ड में अभी इतना जरूरी नहीं है कि हमारे लिए जितना तेल हमें चाहिए उतना मिलता रहेगा। और वर्ल्ड में सब कंट्रीज में ओरिजिन में बायोफ्यूल की पॉलिसी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है। इंडोनेशिया में 1 जनवरी से B40 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब बायोडीजल में 40% पाम तेल डालने का, तो उससे करीबन 135 लाख टन तेल उसमें चले जाएगा। तो ये सब बातों को लेके अब नए दौर में हम आ गए हैं, नई रियलिटी में आ गए हैं। हमको समझना पड़ेगा कि नई रियलिटी है, और वो हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। और कंज्यूमर के लिए भी ये बात अभी हो गई है कि हमें दाम जो है एडिबल ऑयल के, जो पिछले 10-15 सालों से बहुत डल थे, बहुत लो थे, इन्फ्लेशन से भी लो थे, ऊंचे लेवल्स की वेट यहाँ पर करनी होगी। संदीप जी, यहाँ से कितनी तेजी की उम्मीद और है? 5,000 पे तो अब हम यहाँ पर खड़े हैं, आपको लगता है और बढ़त देखने को मिल पाएगी? मनीषा जी, ये साल में देखिए अभी 5,000 रिंगिट पे हम मलेशियन मार्केट पाम का आ गया है। तो मैं आपको यदि रेंज आप मुझसे पूछना चाहें, तो ये मार्केट की रेंज जो है वो अब नई रेंज जो आ गई है वो 4,500 से 5,500 की हो गई है। ये Okay. आ गया 4,500 के नीचे जाना इसको मुश्किल है, और यदि आगे जाके सिचुएशन यदि वर्स बनी, कुछ फैक्टर्स ऐसे जनरेट हो गए, तो वो और ऊपर भी जा सकता है। तो 4,500 से 5,500 की रेंज में भी ये मार्केट आ चुका है।
ऑल राइट, यानी कि बढ़त देखने को मिलेगी। एक समय था जब 4,4500 निकलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर जितनी तेजी से पिछले 3 हफ्ते में लगातार पाम तेल की बढ़त देखने को मिली है, भावों में और बढ़त की उम्मीद भी है। संदीप जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और पाम पे वो क्लैरिटी भी देने के लिए। बात अब यहाँ पर दालों की कर लेते हैं, क्योंकि कल जिस तरह की स्टेटमेंट्स सरकार की तरफ से आई हैं, देश में दालों की सप्लाई बढ़ाने और दामों को कंट्रोल में रखने के लिए सरकार इंपोर्ट की बात यहाँ पर कर रही है। मैकडॉनल्ड पेल्स के ग्लोबल कमोडिटीज के CEO एशिया बिजनेस सुमित हमारे साथ हैं। सुमित, नमस्कार। ब्राजील से, ऑस्ट्रेलिया से अब दालें इंपोर्ट करने की बात कल यहाँ पर मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत की है। कैसे देखते हैं आप वो नंबर्स, किस तरह का इंपोर्ट हो सकता है, क्योंकि वो क्वांटिटीज अभी भी यहाँ पर कम है, लेकिन क्रॉपिंग जब बहुत जल्दी होने वाली है, आपको लगता है कि ये ट्रेंड इन 2 कंट्रीज के साथ यहाँ पर बढ़ेगा? मनीषा जी नमस्कार। सबसे पहले अगर हम दालों के इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स गवर्नमेंट इज रियलाइजिंग कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उससे हमारा प्रोटीन कंजम्पशन बढ़ने वाला है। एंड व्हेन हमारा प्रोटीन कंजम्पशन बढ़ेगा, मैं आपको गवर्नमेंट डेटा पर ही लेकर जाता हूं। 2018 में हमारी पल्सेस की प्रोडक्शन मोटा मोटी 26 मिलियन टन थी। इस बार आफ्टर फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट हमारा अगर हम प्रोजेक्शन देखें फॉर दिस ईयर, इट विल बी समवेयर बिटवीन 25 टू 26 मिलियन टन। जो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू अराइव कि हमारा पिछले 6 साल में पल्सेस की प्रोडक्शन में कोई इंक्रीज नहीं आया है, जबकि इनकम काफी अच्छे ढंग से बढ़ी है। तो किसी भी तरह से अगर हम देखें तो इंडिया को दालों के अंदर इंपोर्ट डिपेंडेंसी इसको नहीं देखना चाहिए, हमें इसे प्रोटीन सफिशिएंसी देखना चाहिए। हमें एज अ गवर्नमेंट हमें ये देखना चाहिए क्या हम ऑन स्टैंड अलोन बेसिस क्या हम देश की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। अगर नहीं तो हमारे जो नेचुरल पार्टनर्स हैं, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यहां से हमको इंपोर्ट की पॉलिसी ऐसे डिवाइस करनी चाहिए जिसमें हमको ये हमारी तरफ ज्यादा इंपोर्ट होने की हमको अनुमान के साथ चलना चाहिए। और ये आगे आने वाले समय में इंपोर्ट केवल बढ़ेगा, घटेगा नहीं, क्योंकि इस साल तो बारिश भी अच्छी हुई है और तब भी हम बात कर रहे हैं कि आगे जाके इंपोर्ट बढ़ेगा। इसका रिजल्ट प्राइस एक्शन में है। सुमित, एक चीज मुझे आपको यहाँ से पूछनी थी। जब हम इंपोर्ट की बातें कर रहे हैं और हम दूसरी कंट्रीज की यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमने देखा है अफ्रीका से कुछ दिक्कतें यहाँ पर रही हैं। जिस तरह से कनाडा के हाल हैं, बाजार थोड़ा सा चिंतित उस वजह से भी है। आप ओवरऑल जो कंट्रीज हैं, और ऑफ कोर्स अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, अब यहाँ पर न्यूअर कंट्रीज के तरीके से हम देख रहे हैं, आप ओवरऑल ट्रेड रिलेशंस कैसे देखते हैं अब यहाँ पर? इसको अगर अगेन वी लुक एट द इकोनॉमिक हिस्ट्री, व्हेन चाइना स्टार्टेड ग्रोइंग इन 2008, तो उन्होंने दे रिलाइड ऑन यूएस एंड ब्राजील फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उन्होंने ब्राजील और अर्जेंटीना और यूएस से किया। ऐसे ही जैसे इंडिया को अगर ग्रो करना है, हमारी इकोनॉमी को जिस हिसाब से ग्रो करना है, और हमारा जैसे एग्रीकल्चर का शेयर इन द ओवरऑल इकोनॉमी विल कम डाउन, दो द नेट शेयर विल गो अप, बट परसेंटेज वाइज इट विल कम डाउन। तो उस हिसाब से हमको हमारे आगे आने वाले समय में नेचुरल पार्टनर होंगे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ब्राजील एंड अर्जेंटीना अलोंग विद रशिया। कारण क्या है? इनके पास जमीन है, लैंड है, रिसोर्सेज है, दे कैन प्रोड्यूस टू एक्सपोर्ट, एंड इंडिया नीड्स टू इंपोर्ट टू कंज्यूम। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में मे बी बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल रीजन हम कनाडा पे इतना रिलाई ना करें, लेकिन अगर हम कनाडा पे इतना रिलाई नहीं करते तो येलो पीस जो कहीं और इतनी बड़ी मात्रा में नहीं होता एक्सेप्ट ब्लैक सी, हमको रशिया के साथ बात करनी चाहिए कि हाउ वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक सी फॉर इंडिया इन रशिया, एंड इट विल डी रिस्क अस फ्रॉम कैनेडियन सप्लाईज। बट ओवरऑल मेरा ये मानना है कि पल्सेस की प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ने का स्कोप बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज अभी तक हम यील्ड्स के अंदर इतना बड़ा लेकर नहीं आए हैं। तो डोमेस्टिक डिमांड विल ओनली बी मेट बाय इंपोर्ट्स इन द। तो क्लियरली सरकार जो कर रही है शायद वो सही लेवल पे है, और जैसे आपने कहा इंपोर्ट डिपेंडेंसी ना देखते हुए प्रोटीन सफिशिएंसी की जैसे इसको यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि इंपोर्ट एंड डिमांड दोनों यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। सुमित, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया वो डेटा हमारे समक्ष रखने के लिए और उस एनालिसिस के लिए भी। लेकिन इसी के साथ इस शो में इतना ही समय है, हम लौटेंगे और फोकस करेंगे इक्विटीज पर।